दूसरी औरत, लेखक प्रकाश भारती। ये पुस्तक मैंने कॉपी नहीं की है, ये सिर्फ एंटरटेन और एजुकेशन के लिए है। अंधेरी सुनसान सड़क पर भागते विक्रम को पीछे दूर कहीं से आती सायरन की आवाज़ सुनाई दी। स्पष्ट था कि फायरों की आवाज़ सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और अब तक आग के बारे में भी सूचित किया जा चुका होगा। विक्रम और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगा। शैलजा की बाह उसके हाथ में थी, वह पूरी तरह हाँफ रही थी। विक्रम बेरहमी से खींचता हुआ जबरन उसे साथ भागते रहने पर मजबूर कर रहा था। वह मन ही मन उस घड़ी को कोस रहा था जब निशा सिंह की बातों में आकर इस बखेड़े में पड़ा था। उसका रोम रोम गुस्से से कांप रहा था और यह सारा गुस्सा शैलजा पर था। निशा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसकी सौतिया डाह का नतीजा रहा हो सकता था, लेकिन बेसमेंट में उसने जानबूझकर इरादतन आग लगाई थी, जो अपने आप में इस बात का सबूत था कि इस दोनों कामों के पीछे उस चालाक औरत की जरूर कोई गहरी चाल थी और इस चाल में सर्वनाश का मुकम्मल इंतजार कर दिया था। विक्रम का जी चाहा कि उसका गला घोंटकर उसे मार डालने और उसकी लाश वहीं फेंक कर कार लेकर भाग जाए। इस तमाम बखेड़े से उसका रिश्ता जोड़ने वाली निशा सिंह मर चुकी थी, इसलिए अब किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं जा सकेगा। लेकिन सूजी का ख्याल आते ही उसे यह विचार दिमाग से झटक देना पड़ा। यह ठीक था कि मौजूदा हालत में शैलजा को साथ रखना एक ऐसे भयानक बम को साथ लिए घूमना था जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में था। इसके बावजूद विक्रम ऐसा करने पर विवश था। शैलजा से आसानी से लॉकर्स की चाबियां तो वह छीन सकता था, लेकिन लॉकर्स किस नाम से और किस बैंक में थे, उससे यह कबूलवाने का ना तो विक्रम के पास वक्त था और न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि किसी भी दबाव या मृत्यु भय से वह सच बता ही देगी। वह साम कह चुकी थी कि उस रकम को किसी और के हाथ हरगिज़ नहीं पड़ने देगी। उस चालाक औरत को चालाकी से ही मात दी जा सकती थी और मुनासिब वक्त आने तक उसे न सिर्फ साथ रखना होगा बल्कि बड़ी पूरी हिफाजत भी उसकी करनी पड़ेगी। इस असलियत को स्वीकारने के बावजूद उसके प्रति विक्रम के क्रोध में कोई कमी नहीं आई। गिरती पड़ती सी शैलजा उसके साथ घिसट रही थी। वे पेड़ों के घने साए में खड़ी कार के पास पहुंचने वाले थे। विक्रम जेब से कार की चाबियां निकाल चुका था। सायरन की आवाज़ अभी ही काफ़ी पीछे दूर ही कहीं थी। विक्रम ने शैलजा को धकेलकर कार का दरवाज़ा खोला, कंधे पर लटका, एटमी नुगा बैग उतारकर पिछली सीट पर फेंका और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। शैलजा दूसरा दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल में आ गिरी और दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। उसकी सांसें लोहार की धोंकनी की तरह चल रही थी। विक्रम ने दौड़ानी आरंभ कर दी। हालात में बौखलाए और गुस्से से सुलगने विक्रम के दिमाग का एक हिस्सा अभी भी सही ढंग से क्रियाशील था, इसीलिए डैशबोर्ड के सीमित और धूमिल प्रकाश में शैलजा पर निगाह पड़ते ही वह तेज झटका सा खाकर रह गया। यह खाली हाथ थी, उसका हैंडबैग उसके पास नहीं था। इससे पहले आप लोकप्रिय उपन्यासकार प्रकाश भारती के पूर्व प्रकाशित उपन्यास 60 लाख का चक्कर में पड़ चुके हैं। विक्रम खन्ना को 1.5 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। यह रकम उसे अपने लिए नहीं बल्कि अस्पताल में पड़ी सूजी के ऑपरेशन के लिए चाहिए थी। ऑपरेशन कराए बगैर सूजी का जिंदा रह पाना नामुमकिन था, इसलिए विक्रम किसी भी कीमत पर इस रकम का इंतज़ाम करना चाहता था। उसने अपने दोस्त मालकानी से बतौर इनाम मिली नहीं कांटेसा को बेचने का फैसला किया। अखबार में छपे कार खरीदने के इच्छुक एक आदमी के विज्ञापन को पढ़कर वह उससे मिलने जा पहुंचा। विज्ञापनदाता के स्थान पर वहां उसकी मुलाकात निशा सिंह नामक एक सुंदर औरत से हुई। निशा सिंह ने कार खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की, कार की ट्राई भी ली। बातों ही बातों में उसने बड़ी सफाई से पूछ लिया कि विक्रम किस लिए कार बेचना चाहता है।
फिर उसने बताया कि वो कार 80-90 हज़ार से ज़्यादा में नहीं बिक पाएगी। उसने विक्रम पर यह भी जाहिर कर दिया कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती थी। फिर उसने विक्रम के सामने एक प्रस्ताव रखा। रामनगर में बैंक मैनेजर जय नारायण जौहरी 60 लाख रुपए का गबन करके 2 महीने पहले गायब हो गया था। सारे देश की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन न तो जौहरी का कोई सुराग मिला और न ही गबन की हुई उस रकम का। उस रकम को बरामद कराने वाला एक लिए बैंक की ओर से 1 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया था। निशा सिंह ने बताया कि जौहरी वास्तव में मर चुका था और उसके द्वारा गबन की गई वो रकम रामनगर में एक पुरानी हवेली में छिपा थी, जहां जौहरी की विधवा शैलजा जौहरी अकेली रहती थी। निशा ने जो तथ्य पेश किए उनसे इन दोनों बातों की पुष्टि होती थी। निशा की बातों से पता चला कि वास्तव में जौहरी के साथ उसका तगड़ा अफेयर रहा था। जौहरी अपनी बेहद खूबसूरत, चालाक और शराबी पत्नी को छोड़कर निशा के साथ कहीं दूर जाकर सेटल होना चाहता था, इसलिए जौहरी ने बैंक में गबन किया था। विक्रम ने निशा का ऑफर मंजूर किया, जिसके मुताबिक उसने रामनगर जाकर किसी चोर की भांति हवेली में घुसकर रकम ढूंढनी थी और मिल जाने पर वो रकम दोनों ने आधी आधी बांट लेनी थी। विक्रम का इरादा उस सारी रकम को पुलिस के हवाले करने 1 लाख रुपए घोषित इनाम को हासिल करने का था, लेकिन निशा सिंह को अपने इस इरादे का पता उसने नहीं लगने दिया। उसी रोज अचानक विक्रम की मुलाकात अलका भार्गव से हो गई। अलका भार्गव उसकी मालकिन मिसेज पराशर की रिश्तेदार और दौलतमंद माँ बाप की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद थी। फ्री सेक्स में यकीन रखने वाली अलका हर उस मर्द के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती थी जो उसे पसंद आ जाता था। उन दोनों वह विक्रम के पीछे पड़ी हुई थी और विक्रम बराबर उसे बेवकूफ़ बनाकर टालता रहा था। उस रोज़ अलका ने एक प्रकार से जबरन विक्रम से वादा ले लिया कि वो शाम उसके फ्लैट में उसी के साथ गुजारेगी। तब तक निशा के ऑफ़र को कबूल करने का फैसला विक्रम ने नहीं किया था। बाद में जब निशा से सब तय हो गया और उसी रात रामनगर जाने की तैयारियां भी कर ली गई, तब विक्रम अहतियान अपना रिवॉल्वर साथ ले जाने के लिए अपने फ्लैट पर लौटा, लेकिन अंदर रोशनी पाकर वह समझ गया कि वहाँ जिद्दी अलका मौजूद थी। फलस्वरूप उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। निशा सिंह ने बताया था कि शैलजा जौहरी एक हिस्टोरिकल सोसाइटी का सेमिनार अटेंड करने समीलपुर में ही आई हुई थी और उसने 2 रोज़ वही रहना था। योजना के मुताबिक निशा सिंह ने विक्रम को अपनी कार द्वारा करीब 200 मील दूर रामनगर में हवेली के पिछवाड़े पहुंचाकर वापस लौट आना था। उस रोज़ मंगलवार था। शुक्रवार रात में 2 बजे उसने उसी स्थान से विक्रम को वापस ले आना था। इस बीच विक्रम ने हवेली में रकम तलाश करनी थी और निशा ने समीलपुर लौटकर शैलजा जौहरी पर न सिर्फ नज़र रखनी थी, बल्कि उसे वक्त शराब में धुत रखकर वहीं रोके रहना था और अगर किसी वजह से वह रामनगर लौटने लगी तो हवेली में फ़ोन पर उसके आगमन की पूर्व सूचना उसने विक्रम को दे देनी थी। निशा सिंह ने विक्रम को रामनगर में हवेली के पिछवाड़े पहुंचा दिया। अंधेरे में डूबी लॉन और गार्डन से घिरी शहर के बाहरी भाग में स्थित वो पुरानी हवेली काफ़ी बड़ी थी। बेसमेंट की एक खिड़की तोड़कर विक्रम आसानी से भीतर दाखिल हो गया। कबाड़ खाने जैसे बेसमेंट में से गुजरकर वह टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचा। ड्राइंग रूम में सोफ़ा सेट के कवर, सीट वगैरह को चीरा पार कर विक्रम समझ गया कि किसी और ने भी वहां तलाशी लेने की कोशिश की थी। खाली प्रतीत होने वाली हवेली में जब विक्रम बेडरूम के पास पहुंचा तो अंदर से आती मरियल रोशनी देखकर चकरा गया। वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा।
अंदर रिकॉर्ड प्लेयर के पास मोमबत्ती की रोशनी में नशे में धुत शैलजा जौहरी कारपेट पर बेसुध पड़ी थी। बेडरूम में खड़े विक्रम को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह लपक कर वार्डरोब में जा छिपा। आगंतुक अंदर आया। अपनी उस स्थिति में आगंतुक का चेहरा तो विक्रम नहीं देख पाया, लेकिन आगंतुक को शैलजा की कनपटी से रिवॉल्वर सटाते उसने देख लिया। वह फौरन बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ा। हाथापाई में मोमबत्ती बुझ गई और हमालदार अपनी रिवॉल्वर छोड़कर भाग गया। विक्रम ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल ली। कुछ देर सोचता रहा, फिर शैलजा से रकम का पता लगाने का फैसला कर लिया। इस काम के लिए हवेली सुरक्षित स्थान नहीं था। उसने बेहोश शैलजा को कंधे पर लादा, उसका बैग उठाया और बाहर आकर गैरेज में खड़ी फिएट की पिछली सीट पर उसे डाल दिया। उसे साथ लेकर वह करीब 50 मील दूर अपने दोस्त मलकानी के खाली पड़े फार्म हाउस में पहुंच गया। तब तक सुबह हो गई थी। शैलजा ने होश में आने पर स्वयं को अपरिचित स्थान पर पाया तो न तो वह हैरान हुई और न ही भयभीत। विक्रम अपनी असलियत छिपाते हुए उसका विश्वास प्राप्त करने लगा। तभी कार में एक लड़की वहां आ पहुंची। खुद को भटक गई जाहिर करते हुए वह विक्रम से पता पूछने लगी। उसकी खोजपूर्ण निगाहें कॉटेज पर टिकी हुई थी और जो सवाल वह कर रही थी उसने विक्रम को शक हो गया कि वह शैलजा की तलाश में आई थी। लड़की की कार में लगा रेडियो ऑन था। समाचार प्रसारित किए जा रहे थे। विक्रम ने रात में बैंक मैनेजर जयनारायण जौहरी की लाश बरामद होने और पुलिस द्वारा शैलजा जौहरी को तलाश किए जाने का समाचार सुना। शैलजा पर अपने पति की हत्या करने का इल्ज़ाम था। लड़की को भगाकर वह वापस कॉटेज में पहुंचा और शैलजा को यह समाचार दे दिया, लेकिन शैलजा ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। काफ़ी बहस करने के बाद शैलजा उसे छोड़कर जाने लगी। क्योंकि वह कॉटेज से निकली, उस पर दूर कहीं से राइफल द्वारा गोली चलाई गई। इत्तेफाक से वह बच गई। विक्रम जब उसे जबरन अंदर ला रहा था तब भी फायर किया गया। फिर कॉटेज की खिड़कियों पर गोलियां चलाई गई। शैलजा को कॉटेज में लॉक करके विक्रम पिछले दरवाजे से बाहर निकला और हमलावर के सिर पर पहुंचकर उससे राइफल छीनने में कामयाब हो गया। हमलावर के साथ वही लड़की भी थी। वे दोनों भाई बहन थे। हमलावर वही था जिसने रात में भी हवेली में शैलजा की जान लेनी चाहिए थी। वे दोनों शैलजा के खून के पैसे थे। विक्रम ने राइफल की बट तोड़कर उसे फेंक दिया। पिछली रात मिली रिवॉल्वर के दम पर वह दोनों भाई बहन को उन्हीं की कार में कॉटेज पर ले आया। उन दोनों ने एक बार फिर शैलजा की जान लेने की कोशिश की, जिसे विक्रम ने नाकामयाब कर दिया। लड़की ने विक्रम को बार बार चेतावनी दी कि उस मक्कार औरत के चक्कर में वह अपना सर्वनाश कर लेगा। विक्रम समझ चुका था कि 60 लाख की रकम के उसे बखेड़े से उन दोनों का भी गहरा ताल्लुक था। उन दोनों को स्टोर में लॉक करके उसने शैलजा से खुलकर बात की। दोनों में समझौता हुआ। शैलजा ने बताया कि 60 लाख की वो रकम सलीमपुर में 3 बैंक लॉकरों में थी और लॉकरों की चाबियां हवेली में थी। विक्रम ने रकम हाथ में आने के बाद रकम सहित शैलजा को पुलिस के हवाले करके घोषित इनाम पाने का फैसला कर लिया, लेकिन शैलजा पर ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। रात होते ही भाई बहन को कॉटेज के बाहर छोड़कर विक्रम और शैलजा उनकी कार लेकर भाग गए। वे आपस रामनगर पहुंचे। हवेली के लान में छिपा एक एसआई हवेली के वाच कर रहा था। उसने शैलजा के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी फेंकती हुई उसे चेतावनी दी। उस वक्त विक्रम एसआई के पीछे था। उसने एसआई की खोपड़ी पर रिवॉल्वर से तगड़ा प्रहार कर दिया। फिर बेहोश एसआई को हथकड़ियों को सहायता से झाड़ियों में जकड़कर बेसमेंट की उसी टूटी खिड़की से हवेली में दाखिल किए हुए शैलजा ने ऊपर जाकर लॉकर की चाबियां निकाली। विक्रम को ड्राइंग रूम में छोड़कर वह अपने कुछ कपड़े लेने बेडरूम में चली गई। वह एक अटैची लेकर लौटी। अब वे दोनों बाहर आने के लिए नीचे बेसमेंट में पहुंचे। तभी खिड़की पर बाहर से टॉर्च की रोशनी फेंकी गई। शैलजा सहम कर विक्रम से सट गई। फिर बेसमेंट की खिड़की से निशा भीतर दाखिल होती दिखाई दी। शैलजा ने विक्रम की जेब से रिवॉल्वर पार करके निशा को शूट कर दिया और रिवॉल्वर वापस विक्रम को लौटा दी। विक्रम रिवॉल्वर वहीं फेंककर फर्श पर पड़ी निशा को देखने लगा। निशा मर चुकी थी। इस बीच शैलजा बेसमेंट के कबाड़ में आग
आग लगा चुकी थी। आग तेजी से फैलने लगी। विक्रम और शैलजा बेसमेंट से निकलकर अंधेरे में भागते चले गए। यहाँ तक आप 60 लाख का चक्कर में पड़ चुके हैं, अब आगे बढ़िए। वे सहकुशल आईए पर पहुँच गए। दूर दूर तक अन्य कोई वाहन नजर नहीं आया। विक्रम दक्षिण की ओर कार दौड़ाने लगा। वह जानकर भी बेहोश पुलिसमैन और मकान में लगी आग को देखने के बाद मुश्किल से घंटे पर भरने पुलिस ने उस इलाके की तमाम सड़कें ब्लॉक कर देनी थी। गुस्से से दांत पीसते विक्रम को लगा कि वह भयानक मजाक बनकर रह गया था, जिसकी वजह से वह इस बखेड़े में पहले ही गले तक फंस चुका था और अभी भी खुद को फंसाए जा रहा था। वही चीज़ गायब हो चुकी थी। शैलजा अपने हैंडबैग को मकान में ही छोड़ आई थी, जिससे लॉकर्स की चाबियां थी। अब वे चाबियां हमेशा के लिए मकान की राख के ढेर में दब कर रह जानी थी और बैग में रखे 30,000 रुपये भी उन्हीं के साथ स्वाहा जाने थे। यानी अब उनके पास कुछ नहीं था। पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और वे बगैर पैसे न तो भागकर कहीं दूर जा सकते थे और न ही कहीं खुद को छिपा सकते थे। विक्रम जितना उत्तेजित, परेशान और फिक्रमंद था, शैलजा उतनी ही बेफिक्र थी। वह यूं इत्मीनान से सीट में पसरी हुई थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ही देर पहले जो भयानक कांड उसने किया था, उसका मामूली सा भी असर उस पर नज़र नहीं आ रहा था। उसकी इस हालत पर विक्रम को ताज्जुब से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मुस्कुराई। तुम परेशान और गुस्से में लगते हो, बको मत। विक्रम घुर्राया। अजीब बात है, तुम्हारी दगाबाज पार्टनर को आसान मौत देकर उसकी चिता भी मैंने जला दी। उसके लिए मेरी तारीफ करने की बजाय तुम मुझ पर बिगड़ रहे हो। बको मत, तुम्हें अपनी सहेली की मौत का दुख हो रहा है। विक्रम उससे उलझने की बजाय सोचने लगा कि पुलिस ने उस तरफ शहर की सीमा के बाद जहाँ से वे गुजर चुके थे, अगला रोड ब्लॉक कहाँ लगा था, अगले कस्बे से परे या पहले। तुम बताते क्यों नहीं? शैलजा ने उसे टोका। आखिर बात क्या है? तुम नहीं जानती? नहीं, अगर तुम्हें पेचीदगियां पैदा करने और खतरों से खेलने का इतना ही शौक है, वो दांत पीसता हुआ बोला, तो पुलिस को फ़ोन करके बता दिया होता कि हम तुम्हारे मकान में थे। उससे क्या होना था? तुम्हारा शौक पूरा हो जाता और उस सूरत में पुलिस से बचने का भी कोई रास्ता शायद निकल जाता। तो अभी कौन सा पहाड़ टूटा पड़ा है? सबसे बड़ा पहाड़ तो यह टूटा है कि जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ आने का रिस्क लिया था, अपने पागलपन की वजह से तुम उसे भी वहीं छोड़ आई। ओह समझी, वह लापरवाही से बोली। तुम उन चाबियों की वजह से परेशान हो रहे हो, हालांकि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, तुमने अपना हैंडबैग कहाँ छोड़ा था? कहीं नहीं, मैं उसे साथ लाई थी। तो अब कहाँ है? ट्रैवलिंग बैग में रखा। विक्रम ने निश्चितता सी अनुभव की, मानो उसके दिमाग पर लदा एक भारी बोझ एकाएक हट गया था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो वह बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। बेसमेंट में शैलजा द्वारा निशा को शूट किए जाने और आग लगाए जाने के बाद हुई भारी हड़बड़ी में यह इत्तिफाक ही था कि उसका पैर बैग में लग गया था और उसने बैग को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो बैग वही छूट जाता और आग की लपटों में भस्म हो गया होता और उसी के साथ सूजी को बचाने की इकलौती उम्मीद भी खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बारे में शैलजा से उलझना या उस पर गुस्सा जाहिर करना बेकार था, इसलिए वह खामोशी ही रहा। अब क्या सोच रहे हो? शैलजा ने पुलिस के बारे में क्या? अब तक रामनगर का पूरा पुलिस विभाग तुम्हारे लॉन में जमा हो गया होगा। उनके पास रेडियो कार भी है और रामनगर से कहीं जाने के लिए सिर्फ 4 मेन रोड्स है। वे उन सब को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। अब तक शायद कर भी चुके होंगे। इस हालत में हमारा अगले कस्बे तक पहुंच पाना भी नामुमकिन है। शैलजा ने सहमति सूचक सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहते हो, वह बोली।
हमें अगले कस्बे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहाँ से जाएंगे? मुश्किल से 3-4 मील आगे दाईं ओर से एक कच्ची सड़क आ जाती है। करीब 10 मील आगे जाकर वो दक्षिण की ओर जाने वाली एक अन्य कच्ची सड़क से जा मिलता है। उस पर हम कितनी दूर जा सकते हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी बहुत सी सड़कें इस इलाके में हैं। उनसे गुजर कर लगभग 100 मील का फासला तय करने के बाद हम दोबारा इसी हाईवे पर जा पहुँचे और इसी सभी सड़कों को पुलिस वॉच नहीं कर सकती। पुलिस से बचने का यही एक तरीका था और यह कामयाब भी हो सकता था। विक्रम को एक नई आशा नज़र आनी आरंभ हो गई। जितना जल्दी हो सके हाईवे से दूर हो जाने में ही कुशलता थी। एक सेकंड कीमती था। 3-4 मील का मामूली फासला भी उसे 1000 मील की दूरी जैसा लग रहा था। उसने एक्सीलरेटर पर और ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया। तभी दूर सामने एक कार की टेल टाइट्स टिमटिमाती नजर आई। मन ही मन कुड़ते विक्रम ने फौरन एक्सीलरेटर पर दबाव कम कर दिया। तूफानी रफ्तार से किसी कार को पास करना खतरनाक था। वो पुलिस की पेट्रोल कार भी हो सकती थी। कार अब औसत रफ्तार से भाग रही थी। उस स्थान पर सड़क पर एक लंबा मोड़ था। अगली कार काफ़ी आगे जाकर दिखाई देनी बंद हो गई थी। हेडलाइट्स की रोशनी में दाईं और एक कच्ची सड़क नज़र आ रही थी। यही है, शैलजा हाथ से इशारा करके बोली। विक्रम ने स्पीड और कम करते हुए रियर व्यू मिरर पर दृष्टिपात किया। पीछे एक और कार नज़र आ रही थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। अगले मोड़ पर विक्रम ने कार कच्ची सड़क पर उतार दी। उस वक्त आसपास किसी को न पाकर उसने राहत महसूस की, मगर व्याकुलतापूर्वक तनाव की जिस दौर से वह गुजर रहा था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले उसने फ़र्क पड़ना भी नहीं था। क्षणिक बेफिक्री का दौर जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से गुजर भी गया। बेसमेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए अकेले शैलजा जिम्मेदार थी, लेकिन उस सारे कांड में खुद विक्रम भी उसी की तरह गले तक फंस गया था। वो मौका वारदात पर मौजूद था और रिवॉल्वर भी शैलजा ने उसी को जेब में पार की थी और सब वह शैलजा को भागने में मदद कर रहा था। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो चालाक शैलजा आसानी से सब कुछ उसके मत्थे मढ़ सकती थी और वह खुद अपने बचाव में कोई ठोस सफाई पेश नहीं कर पाएगा। पुलिस की निगाहों में शैलजा खुद को बेगुनाह साबित करने में भले ही कामयाब न हो, लेकिन उसे अपने साथ फंसाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। तभी उसे शैलजा का कथन याद आ गया कि पुलिस के हाथों में पड़ते ही वह खुदकुशी कर लेगी। वह हालत में यह सारी बला उसके अपने ही गले पड़ जाएगी। विक्रम सिहरन सी लेकर रह गया। इस सारे सिलसिले में उसे बस एक ही तसल्ली थी कि उसका इरादा नेक था। वह सूजी की जान बचाने के लिए यह सब कर रहा था और अपने मकसद में कामयाब होते ही उसने शैलजा को कानूनी के हवाले कर देना था। लेकिन हालात जितने ही तेज़ी से पेचीदा और ख़तरनाक मोड़ ले लिया था, उससे लगता था कि अपने मकसद में कामयाब शायद वह नहीं हो पाएगा, मगर वह आखिरी दम तक कोशिश करता रहने का फैसला कर चुका था। उसने इस बातों को दिमाग से झटक कर पुलिस से बचते हुए सकुशल सलीमपुर पहुंचने के बारे में सोचा। इस वक्त सबसे अहम काम यही था। जिसे कच्ची सड़क में से गुजर रहे थे वो उबड़ खाबड़ काफ़ी घुमावदार और खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। दूर दूर तक नहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। करीब 3 मील आगे जाने के बाद थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई और फिर सड़क जंगल से होकर गुजरने लगी। विक्रम ने कार रोक दी। क्या बात है? शैलजा ने पूछा। तुम ड्राइव करो, उसने कहा और नीचे उतरकर कार की दूसरी साइड में पहुंच गया।
शैलजा बिना कोई प्रतिरोध किए ड्राइविंग सीट पर खिसक गई। विक्रम उसके द्वारा खाली की गई सीट पर बैठ गया। क्या चक्कर है? शैलजा ने पूछा। चक्कर तो वही 60 लाख का है, वो तो है ही, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? अगर इस इलाके का नक्शा मिल जाए तो उसे देखना चाहता हूँ। शैलजा खामोशी से कार ड्राइव करने लगी। विक्रम ने ग्लोव कंपार्टमेंट खोलकर टटोला तो उसे नक्शा हाथ आ गया। उसने नक्शा खोलकर घुटनों पर फैलाया और उसका अध्ययन करने लगा। यहाँ रामनगर था। उसके एक स्थान पर उंगली रखी। इससे 200 मील दक्षिण में सलीमपुर था। उसने उत्तर दक्षिण वाले मेन हाईवे को दर्शाने वाली मोटी लाइन पर उंगली फिराई। इस प्रयास में हल्की लाइन द्वारा दर्शाई गई वो कच्ची सड़क थी, उसे मिल गई जिससे वे गुजर रहे थे। उसी लाइन पर एक करीब 40 मील पश्चिम में एक और उत्तर दक्षिण जाती मेन रोड थी, लेकिन उस वक्त जहाँ उन्हें चाहिए था उससे थोड़ा ही आगे वो दूसरी कच्ची सड़क भी नज़र आ रही थी, जिसके बारे में शैलजा ने बताया था। दक्षिण में करीब 30 मील दूर जाने के बाद वो पूर्व पश्चिम जाती एक अन्य कच्ची सड़क से मिल गई थी। उस पर पश्चिम में करीब 15 मील जाने के बाद वे दक्षिण दिशा में जाती दूसरी सड़क पर पहुंच सकते थे। विभिन्न कच्ची सड़कों को दर्शाती हल्की लाइनों को जो जाल सा नक्शे पर बिछा हुआ था, उसे गौर से देखते विक्रम को यकीन हो गया कि इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचा सकता था, लेकिन दोबारा मेन हाईवे पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें करीब 150 मील का चक्कर काटना होगा। वहां पहुंचने के बाद कम से कम 3 सड़कें थी जिनसे सलीमपुर पहुंचा जा सकता था। पुलिस उन सभी को कवर नहीं कर सकती थी, जबकि उनके सामने चॉइस थी कि सबसे ज़्यादा सेफ नज़र आने वाली को वे चुन सकते थे। सहसा उसके मस्तिष्क में विचार कौंधा। पेट्रोल क्या पूरे सफ़र को तय करने लायक पेट्रोल टंकी में था? उसने फ्यूज़ गेज पर निगाह डाली। सुई जिस स्थान पर थी उससे स्पष्ट था कि किंट की आधी से भी कम भरी हुई थी। इतने पेट्रोल में यह सारा सफ़र तय करना किया जा सकता था, ख़ास तौर पर इसलिए कि सड़कें कच्ची और ख़राब थी और वहां भटक जाने का भी पूरा अंदेशा था। विक्रम ने उन नक्शे का अध्ययन किया। दक्षिण में करीब 75 मील जाने के बाद उन्होंने एक कस्बे से गुजरना था और नक्शे के मुताबिक वहाँ पेट्रोल पंप भी था। वहाँ से टंकी भरवाई जा सकती थी, लेकिन अगर पेट्रोल की कमी को देखते हुए किसी वजह से पंप बंद मिला या पेट्रोल वहाँ नहीं हुआ तो यकीनन बुरी तरह फंस जाना था। लेकिन विक्रम को अपने भाग्य पर विश्वास था, इसलिए उसने नेगेटिव ढंग से नहीं सोचा। उसने शैलजा पर निगाह डाली। डैशबोर्ड के मध्यम सीमित प्रकाश का एक हिस्सा उसके चेहरे पर भी पड़ रहा था। कुशलतापूर्वक कार ड्राइव करती शैलजा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह किस किस्म की औरत थी। जिस्मानी खूबसूरती के लिहाज से बेहिचक लाखों में एक कही जा सकने वाली वो औरत न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। करीब आधा घंटा पहले ही उसने जानबूझकर और ठंडे दिमाग से एक और औरत की हत्या की थी। अपने पति की हत्या भी संभवतया उसी ने की थी, अपने आलीशान पुश्तैती मकान में जिसमें उसकी अब तक की ज़िंदगी गुजरी थी। उसने यूं आग लगा दी थी मानो किसी और के मकान में आग लगा दी, और अब वह पुलिस से बचकर भाग रही थी। इस सब के बावजूद वह पूरी तरह बेफिक्र और लापरवाह प्रतीत होती थी। उसे देखकर लगता था कि वह अपनी किसी सहेली के पास गपशप में वक्त गुजारने के लिए जा रही थी। अजीब औरत थी। उस निसंकोच अत्यंत असाधारण स्त्री का कहा जा सकता था, लेकिन किसी भी लिहाज से उसके चेहरे को किसी गुड़िया का भावविहीन चेहरा नहीं कहा जा सकता था। वो चेहरा एक ऐसी गर्वीली सुंदर का था जिसमें आत्मविश्वास कूट कर भरा हुआ था। उसके कुटिल दिमाग में हर वक्त एक नई चाल पनप रही होती थी, लेकिन उसका चेहरा भरा भी इस बात की चुगली नहीं करता था। अलबत्ता उस चेहरे से इस बात का एहसास जरूर होता था कि जज्बात नाम की चीज़ से कतई कोई वास्ता उसका नहीं था। हार का गम, जीत
जीत की खुशी और हालात की मजबूरी का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर कभी प्रकट नहीं हो पाता था। अगर इन चीज़ों का एहसास उसे होता भी था तो भी वो सब उसके अंदर तक ही सीमित रहता था। इसे अपने हाव भाव से जाहिर वह नहीं होने देती थी। उसके चेहरे पर और स्वभाव से किसी अनजान के लिए उसके बारे में सही राय कायम कर पाना नामुमकिन था और उसके जानने वालों के लिए यह समझ पाना नामुमकिन था कि वह कब कौन सी चाल चलकर उन्हें मात दे सकती थी। विक्रम अब तक इस असलियत को बखूबी समझ चुका था कि जिस तरह वह शैलजा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसी तरह शैलजा भी उसे इस्तेमाल कर रही थी। वह यह भी जानता था कि शैलजा के मुकाबले में शह और मात की इस बाजी में अभी तक उसका अपना पलड़ा भारी था। अब तो कोई फिक्र नहीं सता रही है। शैलजा ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा। उसके स्वर में उपहास का पुट लक्ष्य करके विक्रम को ताव आ गया। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम एक कठोर औरत हो, वह बोला, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक तुम्हें नहीं है। जिसे भारी मुसीबत से में तुमने मुझे फंसा दिया है, उससे निकलने में मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। इसलिए इसे मजाक बनाने की कोशिश मत करो। नहीं करूँगी। तुम पुलिस से बचने को कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी तरह सिर्फ अपनी मौज के लिए, न तो किसी की हत्या करके पुलिस को यह बताने में कि तुम कहाँ हो। मेरी निगाह में कोई समझदारी है और न ही यहाँ ऊंची आग जलाकर उनका ध्यान आकर्षित करने में। इसलिए दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना चोट खा जाओगी। तुम्हारे हाथों। हाँ, शैलजा मुस्कुराई। अब भूल गए लगते हो कि मेरी ज़िंदगी और सलामती तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। बेसमेंट में मेरे शरीर का स्पर्श भी। ऐसी बेकार बातें मैं याद नहीं रखता। तुम बड़े ही जालिम आदमी हो। यह सारी दुनिया ही जालिम है। शैलजा कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वे चौराहे पर जा पहुँचे। शैलजा ने कार बाई और घुमा दी। सड़क अपेक्षाकृत चौड़ी थी और दोनों ओर पेड़ भी पहले की भांति घने थे। विक्रम को आगे पीछे दूर दूर तक कहीं भी कोई दूसरा वाहन नज़र नहीं आया। किसी सही जगह पर कार को सड़क से उतार लेना। वह बोला, क्यों? तुमने अपने कपड़े बदलने हैं। ठीक है। शैलजा ने स्पीड कम कर दी। चंद मिनट पश्चात उसने कार सड़क के नीचे उतारी और बांसों के लिए एक धरमुट के पीछे खुली जगह में इस ढंग से रोक दी कि उसे आसानी से वापस घुमाया जा सके। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर इग्निशन लॉक से चाबी निकाल ली। शैलजा मुस्कुराई। मुझ पर भरोसा नहीं है। विक्रम ने उसे घूरा। मुझे बेवकूफ़ समझती हो? नहीं। तो फिर कार में ही रहकर कपड़े बदलो। जब बदल चुके तो मुझे बुला लेना। वह कार से उतरकर बांसों के झुरमुट के पीछे जा बैठा। आसमान में छाए बादलों के कारण वातावरण अंधकारमय था। चारों ओर छाई खामोशी बेझिल थी महसूस हो रही थी। उस सुनसान स्थान पर वे बिल्कुल अकेले थे। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वे यहाँ हैं। यह सही था कि पुलिस ज़ोर शोर से उन्हें तलाश कर रही होगी। रामनगर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों की नाकेबंदी की जा चुकी होगी और गश्ती वायरलेस कार हाईवे पर दौड़ रही होगी। लेकिन यह अनुमान लगा पाना उनके लिए आसान नहीं था कि वे कहाँ थे। पुलिस विभाग में रह चुका होने की वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली से बखूबी वाकिफ विक्रम जानता था कि पुलिस के पास अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई जादुई चिराग नहीं होता। तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाना, थ्योरी कायम करना, भाग दौड़ करके छनबीन करना वगैरह ही पुलिस कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। खासतौर पर इस जैसी स्थिति में उसे लगभग पूरा यकीन था कि अगर तकदीर दगा नहीं दी गई तो उन्हें वह पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाएगी। पुलिस एक साधन संपन्न और अधिकार प्राप्त संगठित
संस्था होती है, इसलिए उससे बच पाना मुश्किल होता है। मौजूदा हालात में भी बाजी उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन बाजी जीतने के लिए दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें की जानकारी उन्हें नहीं थी। वे लोग न तो ये जानते थे कि शैलजा किस कार में भाग रही थी और न ही यह उसके साथ एक आदमी भी था। कार का मेक नंबर वगैरह क्या थे और शैलजा का साथी, बशर्ते कि वे अनुमान लगाने में कामयाब हो गए थे। शैलजा अकेली नहीं थी। कौन था और देखने में कैसा था, इसका सीधा सा मतलब था अगर वह शैलजा को उनकी नज़रों से बचा सका तो इस बखेड़े से निकलने में भी कामयाब हो जाएगा। तभी शैलजा ने धीरे से हाँक लगाई। विक्रम उठकर कार के पास पहुंचा। पैसेंजर सीट पर बैठी शैलजा डोम लाइट की रोशनी में अपना मेकअप सही करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शैलजा ने गाउन नुमा मैक्सी उतारकर फ्लाइंग रंग का सलवार सूट पहन लिया था। उस लिबास में वह और भी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रही थी। उसने होठों पर लिपस्टिक का आखिरी टच देकर छोटा सा शीशा और लिपस्टिक वापस हैंडबैग में रखकर उसकी ओर देखा। कैसी लग रही हूँ? विक्रम ने डोम लाइट ऑफ कर दी। एकदम बढ़िया, वह बोला। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम एक और हत्या करके भागी हो। और बार बार हत्या शब्द का प्रयोग कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या तुमने हत्या नहीं की? नहीं, मैंने उसे ख़त्म किया ताकि उसके साथ ही उसकी चालाकियाँ भी ख़त्म हो जाए। उस जैसी औरत को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं था। उसे ठिकाने लगाकर मैंने उस पर एहसान किया था, वरना उसका अंजाम बेहद खौफनाक होना था। तुम उसे जो चाहे कह सकती हो, लेकिन कानून की निगाहों में वो हत्या थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, मैं बहस नहीं करूँगी। विक्रम गौर से उसे देख रहा था। अब तुम अपने हैंडबैग से वे 3 चाबियाँ निकाल कर मुझे दे दो। शैलजा चौंकी। क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लगता है। तुमसे इतना ज़्यादा लगा हो गया है कि मैं नहीं चाहता तुम किसी भी वजह से मुझे छोड़कर चली जाओ और मुझे तुम्हारी तलाश से भटकना पड़े। लेकिन अकेली वे चाबियाँ तो तुम्हारे लिए बेकार है, जानता हो। फिर क्या क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए बेकार वे नहीं है। और अगर आज रात हम बचकर भागने और सकुशल अपने ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो अचानक तुम फैसला कर सकती हो कि मेरी मदद की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कम से कम उस कीमत पर तो बिल्कुल ही नहीं जो तुमने देने का वायदा किया है। शैलजा ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विक्रम कटुतापूर्वक मुस्कुराया। सवाल भरोसे का नहीं, असलियत का है। वह बोला, हर वक्त तुम्हारी निगरानी में नहीं कर सकता। मुझे सोना भी होगा और मैं नहीं चाहता कि जब तुम टॉयलेट जाओ तो वहाँ भी मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़े। खुद तुम्हें भी यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी दिमाग में गोल होने का विचार आए, मैं उन चाबियों को अपनी कब्जे में लेना चाहता हूँ। इस तरह मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहेगी। शैलजा बड़ी ही सादगी से निगाहों से उसे देख रही थी। विक्रम ने उसकी ओर हाथ फैला दिया। अब मैं मांग रहा हूँ, अगर नहीं दोगी तो सख्ती से भी पेश आ सकता हूँ। शैलजा ने बगल से हैंडबैग से निकालकर चाबियाँ उसे दे दी। विक्रम ने चाबियाँ अपने पर्स में रख ली। गुड, इसी तरह सहयोग करते रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। शैलजा कुछ नहीं बोली। विक्रम ने अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। 9:15 बज रहे थे। वक्त जाया करना खतरनाक था। वहाँ से भाग जाने में ही सलामती थी। कार वापस सड़क पर लाकर वह यथासंभव तेज रफ्तार में ड्राइव करने लगा। सड़क पर जगह जगह छोटे छोटे खड्डे बने हुए थे, इसलिए उसे पुनः स्पीड कम कर देनी पड़ी। वह मन ही मन हैरान था कि शैलजा ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वे जा कहाँ रहे थे। शैलजा ने मानो उसके विचार पढ़ लिए थे। बाई दी वे, उसके पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? सलीमपुर। वहीं क्यों? क्योंकि 60 लाख की वो रकम वही है। वहाँ तुम्हारा अपना कोई ठिकाना है? मैं वहाँ रहता हूँ, कहकर विक्रम ने अपना एड्रेस बता दिया और पूछा, याद रहेगा? हाँ, मुझे भी पुलिस से छिपाकर वहीं रखोगे? फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। मतलब मेरी मकान मालकिन 2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गई है। इस तरह कम से कम 12 रोज़ तो मैं
तुम वहाँ रह सकती हो। विक्रम ने जवाब दिया। हालांकि वह जानता था कि 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त उसके पास नहीं था, उसे हफ्ते भर में ही किस्सा निपटाना होगा, लेकिन शैलजा को भुलावे में रखना ज़रूरी था और उसके बाद कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा जो कि तुम ढूंढ ही लोगे। हाँ, यानी तुम्हें पूरा यकीन है कि करीबी 2 महीने तक मुझे छिपा कर रख सकते हो। हाँ, तुम्हारी अब तक की परफॉर्मेंस देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है कि ऐसा कर सकोगे, शैलजा ने कहा। फिर संक्षिप्त मौन के पश्चात बोली, अब तुम्हारे बारे में बात चल रही है तो यह भी बता दो कि तुम असल में कौन हो। मेरा नाम विक्रम है, विक्रम खन्ना। यह तुम्हारी असली नाम है? हाँ, वैसे यार दोस्त मुझे विकी कहते हैं। करते क्या हो? बेकार हूँ, तगड़ा हाथ मारने के फेर में रहता हूँ। लगता है अब तुमने मुझ पर एतबार करने का फैसला कर लिया है, इसलिए अपने बारे में यह सब बता रहे हो। पहले बताने का मौका ही कब मिला था? हैटिंगहैम के उस बंगले में नहीं बता सकते थे? नहीं, क्योंकि वहाँ तुम्हारे चाहने वाले वे दोनों भाई बहन भी मौजूद थे। ओह, यह तो मैं भूल गई थी। खैर, अगर हम सही सलामत सलीमपुर पहुँच जाते तो इस कार का तुम क्या करोगे? तुम्हें अपने फ्लैट में पहुंचाने के बाद इसे एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और वहां से टैक्सी में वापस आ जाऊंगा। क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्यों, इसमें क्या खराबी है? जब तुम मुझे इस इलाके से बहुत दूर कहीं पहुंचाओगे तो हमें प्लेन से सफ़र करना होगा। यह सोचते हुए कार को एयरपोर्ट की बजाय किसी दूसरे स्थान पर छोड़ना ही बेहतर होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पुलिस को यह पता नहीं चल सकेगा कि तुम इसी कार द्वारा भागी हो, और अगर पता चल जाता है और यह कार उन्हें एयरपोर्ट पर मिल जाती है तो समझेगी कि तुम प्लेन पकड़कर कहीं दूर भाग गई हो, जबकि किसी दूसरी जगह कार छोड़ने से उन्हें यह समझने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उस हालत में वे सीधा एक ही नतीजा निकालेंगे कि तुम सलीमपुर में ही कहीं हो। और अगर उन्होंने विभिन्न फ़्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट तक करने और फ्लाइट्स के से पूछताछ करने पर किसी भी वजह से यही नतीजा निकाल दिया, तब उस सूरत में तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। तुम सड़कों पर नहीं निकल सकोगी और सड़कों पर निकले बगैर मैं बैंकों से रकम कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, जानता हूँ। तो फिर इस कार को रेलवे स्टेशन पर छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से किसी पैसेंजर के बारे में मालूमात हासिल करना एयरपोर्ट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल काम हो। विक्रम को भी यही विचार पसंद आया। ठीक है, हम पुलिस की सरगर्मी खत्म होने का तक इंतज़ार करेंगे, उसने कहा। उन बैंक लॉकर्स का तुमने अब तक किराया चुका हुआ है। अगर साल 31 मार्च तक, तब तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तुम आराम से छिपी रहकर इंतज़ार कर सकती हो। इस बीच तुम्हारा हुलिया बदलने का यथासंभव प्रयत्न हम करेंगे। इस बारे में कोई योजना है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे इन लंबे घने और स्याह बालों को काटकर छोटा करके इनका रंग भी बदला जा सकता है, विक्रम सोचता हुआ बोला। धूप सेंकर और स्किन लोशन की मालिश करके तुम अपनी इस गोरी चमड़ी को भी थोड़ा गेहुआ बना सकती हो। बालों के हिसाब से आँखों का रंग बदलने के लिए कलर्ड प्लेन कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर सकती हूँ। चेहरे पर गहरा मेकअप किया जा सकता है और भड़कीला लिबास पहना जा सकता है। इस सब से तुम्हारा हुलिया काफ़ी हद तक बदल सकता है। बाकी कमी तुम अपने हाव भाव बोल चाल वगैरह से पूरी कर सकती हो। उसने तनिक रुक कर पूछा, जिस बैंक में तुमने लॉकर्स लिए हुए हैं वहाँ अब तक कितनी बार जा चुकी हो? लॉकर्स किसी एक बैंक में न होकर 3 अलग अलग बैंकों में हैं और मैं वहाँ सिर्फ एक बार गई हूँ। उन बैंकों में मैनेजर या स्टाफ के दूसरे लोग जाती और तौर पर तुम्हें जानते हैं? नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हारा हुलिया उन्हें याद नहीं होगा, और जब तुम बदले हुए हुलिये में वहाँ पहुँचोगी तो उसी का भी ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाएगा। उम्मीद तो यही है, शैलजा बोली। अगर तुम्हारे फ्लैट में या दूसरी किसी जगह 2 महीने तक बंद रहकर मैं पागल नहीं हो जाती हूँ और बगैर किसी का ध्यान आकर्षित किए बैंकों से रकम निकाल कर लाने में भी कामयाब
हो जाती हूँ इसके बाद क्या होगा? तुम्हें रकम सहित पुलिस के हवाले करके मैं 1 लाख का इनाम पाने का हकदार हो जाऊँगा। विक्रम ने मन ही मन कहा, लेकिन प्रगट में बोला, अपने वादे के मुताबिक अपने ही मुल्क में बाहर जा कहीं तुम चाहोगी मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। यह भी तो हो सकता है कि मेरी हत्या करके तुम खुद की रकम लेकर गोल हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ हत्या करने लायक हौसला मेरे अंदर नहीं है। तुम्हें दिए गए अपने वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। जब तुम रकम मेरे हवाले कर दोगी तो भला मुझे अपना वादा निभाने में क्यों इंतज़ार होने लगा, जबकि मुझे उससे किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा भी नहीं होगा। यानी तुम भी अपना वादा निभाओगे। बेशक मान लो मैं इसी मुल्क में दूर किसी दूसरे शहर में पहुंच गई, फिर क्या होगा? वही जो तुम करोगी। तुम्हारा हुलिया तो बदला ही हो चुका होगा। अपना नाम और बदल लेना। फिर अगर तुम अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को भुलाकर अपनी ज़ुबान बंद रखते ही हथियान बरतोगी तो कभी किसी को तुम्हारी असलियत पता नहीं चल सकेगी। यानी दूर जाकर मैं किसी क्लब वगैरह में नौकरी कर लूँ। हाँ, वैसे तुम्हें ज़्यादा दिन नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी जिस्मानी खूबसूरती के फेर में जल्द ही अक्ल का अंधा और गांठ का पूरा कोई ऐसा आदमी ज़रूर फंस जाएगा जिसकी दौलत के दम पर तुम बाकी जिंदगी ऐश से गुजार सकोगी। तुम्हारा मतलब मेरी इस वक्त की जिस्मानी खूबसूरत से है या हुलिया बदल लेने के बाद की है? दोनों ही हालतों में हाकारी रहोगी और तुम्हें अपने इतने कदरदान मिल जाएंगे कि तुम गिनती नहीं कर सकोगी। उनमें जो भी अपने हिसाब से तुम्हें सही जांचे उसी के साथ चिपक जाना। कदरदानों की उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होगा। नहीं, क्यों? पहली वजह तो यह है कि मैंने तुम्हारे साथ व्यापारिक समझौता किया है, जो कि तुमसे 60 लाख लेने के बाद तुम्हें दूर कहीं पहुंचाना के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वजह है, औरतों में कोई ख़ास दिलचस्पी मुझे नहीं है। तुम जैसी औरत में तो बिल्कुल ही नहीं। यह ठीक है कि तुम वाकई लाखों में एक हो, लेकिन साथ ही यह भी उतना ठीक है कि तुम बर्फ़ के मानिंद सर्द, बेहद ख़तरनाक और इतनी चालाक औरत हो कि तुम्हारा पहलू आबाद करके बारे में सोचने तक मुझे डर लगता है। और 60 लाख की रकम हाथ में आने के बाद तो तुम्हारे साए से भी मुझे डर लगने लगेगा। बकवास मत करो। यह क्यों नहीं कहती कि औरतों के मामले में तुम्हारा टेस्ट निहायत घटिया है। इस मामले में खुद तुम इस हद तक एहसास का शिकार हो कि तुम मुझ जैसी औरत का पहलू आबाद कर पाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर के मर्द में नहीं। तुम सिर्फ नशा सिंह जैसी बाजारू औरत के साथ ही खुश रह सकते हो। विक्रम की आंखों के सामने निशा की हत्या का नज़ारा घूम गया। तुमने उसे नैना कहकर क्यों पुकारा था? उसके कुछ याद करते हुए पूछा। इसलिए कि उसका असली नाम था नैना सहगल। उसने इसे बदल क्यों लिया? कोई भी मुजरिम क्यों अपना नाम बदलता है? मैं तो उसे नर्स समझता था। वह नर्स ही थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, विक्रम लापरवाही से बोला। और इससे भी कोई मतलब नहीं है कि तुमने जौहरी का क्यों और कहाँ मारा, या इस काम से किसने तुम्हारी मदद की थी। मुझे इससे भी लेना देना नहीं है कि वे दोनों भाई बहन कौन थे, वे कैसे इस झमेले में पड़ गए और क्यों तुम्हारी जान लेना चाहते थे। इससे भी कोई रास्ता मुझे नहीं है कि तुमने निशा सिंह का क्यों शूट किया था। उसका असली नाम क्या था? उसने क्यों अपना नाम बदला? तुम समझदार आदमी हो, बको मत। विक्रम उसे झिड़क कर पैने स्वर में बोला। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और है 60 लाख की रकम। अगर तुमने इस बारे में झूठ बोला है या वो रकम उन लॉकर्स में नहीं हुई तो, या तुमने रकम लेकर भागने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी वो गत बताऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनकर रह जाएगी। मैंने झूठ नहीं बोला है, रकम वही है और तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा भी नहीं है। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। रात्रि के अंधकार को
चिरती हुई कार सुनसान कच्ची सड़क पर भाग रही थी। विक्रम रेडियो पर स्थानीय समाचार सुन चुका था, लेकिन उनमें जौहरी या उसकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसका मतलब था शैलजा में जो कांड किया था वो अभी पुलिस और संभवतया प्रेस तक ही सीमित था। विक्रम जानता था पुलिस शैलजा को ढूंढने की अपनी और से पूरी कोशिश कर रही होगी। रामनगर के बाहर मेन रोड्स, पास के कस्बों और हाईवे पर चौराहे की पूरी नाकाबंदी की जा चुकी होगी। वायरलेस और टेलीफोन द्वारा मैसेज भेजे जा रहे होंगे, लेकिन आम जनता को इसकी जानकारी नहीं थी। अभी यह बाजी शिकारियों और शिकार तक ही महदूद थी। विक्रम ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। काफ़ी देर से खामोशी बैठी शैलजा ने एक सिगरेट सुलगाकर सीट की पुश्त में पीठ सटा ली। क्योंकि बेकार परेशान होते हो विकी, हम बचकर निकल जाएंगे, वह चटखारा सा लेकर बोली। पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं है जो उन्हें हम तक पहुंचा सके। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मैडम, वो देर सवेरा मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। हिंदी फिल्मों में के इस घिसे पिटे डायलॉग में उतना दम नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। इसमें बड़ा पूरा दम है। तुम्हारा मतलब पुलिस हमें पकड़ लेगी। अगर तुमने कोई और नया कांड कर दिया तो यकीनन पकड़ लेगी। मैंने जो करना था कर चुकी, अब कुछ और करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दरअसल मैं यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि 2 महीने तक एक ही जगह पर बंदा रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें फांसी पर लटकाने का शौक हो तो खुलेआम भी घूम सकती हो, लेकिन ऐसा करने से पहले वो रकम मेरे हवाले कर जाना। तुम भूल गए लगते हो कि मैंने कहा था अगर मुझे लगा कि बाजी हार गई हूँ तो रकम किसी को भी नहीं मिल पाएगी। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इसे आखिर तक याद रखना। विक्रम खामोश हो गया। उसने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित कर दिया। अंत में वे उस चौराहे पर पहुँच गए जहाँ से दूसरी सड़क पूरब पश्चिम को जा रही थी। विक्रम ने कार दाई और मोड़ दी। उसकी रिस्ट वॉच की सुइयाँ 11 बजने की सूचना दे रही थी। जिन चंदेक फार्म हाउसेज के पास से वो गुजरे सभी अंधेरे से सिमटे खड़े थे। विक्रम ने पेट्रोल गेज को वॉच करना आरंभ कर दिया। गेज की सुई उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती जा रही थी। नक्शे के मुताबिक जिस कस्बे में पेट्रोल मिलने की उम्मीद थी वो अभी करीब 30 मील दूर था। अगर वहां पहुंचने से ज़्यादा वक्त लगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। विक्रम को यूँ लगा मानो पेट्रोल गेज की सुई और उसकी रिस्ट वॉच की सुइयाँ के बीच रेस लगी हुई थी। जब सामने कस्बे की रोशनियाँ दिखाई देनी आरंभ हुई उस वक्त 11:50 हुए थे और गेज की सुई रिजर्व दर्शाने वाली लाइन पर थरथरा रही थी। अब हम कस्बे में दाखिल होने वाले हैं, तुम नीचे झुक जाओ, वह बोला, और यहाँ से गुजरने तक झुकी ही रहना। तुम पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तुम पेट्रोल नहीं लोगे? शैलजा ने पूछा। लूँगा, लेकिन उस वक्त तुम कार में नहीं होगी। शैलजा ने प्रतिवाद नहीं किया। वह फर्श पर बैठ गई और अपना सिर और कंधे सीट पर रख दिए। विक्रम को पेट्रोल पंप नजर आने लगा। पास ही एक ही ढाबा था। वहाँ 5 वाहन खड़े नजर आ रहे थे। वह बिना रुके कस्बे के बीच से गुजरती सड़क पर सीधा गुजर गया। पेट्रोल पंप खुला था। पंप के पास खड़े अटेंडेंट ने उनकी कार को गुजरते देखा। विक्रम को इसी बात का डर था। यह ऐसा नहीं होना देना चाहता था, लेकिन यह उसके अपने वश की बात नहीं थी। कस्बे के बाहर निकलकर एक सुनसान स्थान पर पेड़ों के पास उसने कार रोक दी। तुम यही पेड़ों के पीछे रहकर मेरा इंतजार करना, वह बोला। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि कार में मैं ही हूँ, सड़क पर मत आना। मैं रुकने से पहले हेडलाइट्स द्वारा सिग्नल दूंगा, ठीक है? वह कार से उतर गई। आसपास किसी अन्य वाहन का या व्यक्ति की मौजूदगी का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। विक्रम तेजी से यू टर्न लेकर कार को वापस ड्राइव करने लगा। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उसने कार रोक दी। अटेंडेंट तत्परतापूर्वक उसके पास आ खड़ा हुआ। उसकी उम्र कोई 33 साल थी। उसके चेहरे पर जहानत की गहरी छाप थी, जिसकी वजह से वह अटेंडेंट से ज़्यादा कॉलेज का स्टूडेंट नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था मानो वह पंप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। टैंक फुल करना है सर।
उसने शिष्ट स्वर में पूछा। विक्रम ने नोट किया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अटेंडेंट उत्सुकतापूर्वक उसे देख रहा था, जिससे जाहिर था वह पहचाना गया था कि वही कार थी जो कुछ ही मिनट पहले वहाँ से गुजरी थी। हाँ, विक्रम बड़ी भारी राहत महसूस करने का सफल प्रदर्शन करता हुआ बोला, टैंक खाली है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कस्बे से बाहर निकलने से पहले ही इंतहाक से मेरा ध्यान इस ओर चला गया और मैं वापस लौट आया और इग्निशन लॉक से चाबियां निकालकर उसे दे दी। अटेंडेंट ने पेट्रोल टैंक कवर का लॉक खोलकर पाइप का नोजल उसमें लगा दिया। टैंक में पंप से पेट्रोल भरा जाने लगा। इस बीच वह एक छोकरे को भी आवाज़ लगाकर बुला चुका था। छोकरा बोनट खोलकर मोबिल ऑयल और रेडिएटर में पानी चेक करने विंडशीट पर कपड़ा मार रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा विक्रम पंप के मीटर पर निगाहें जमाए हुए था। अटेंडेंट ने कार पर जमी धूल को देखा, फिर बोला, कच्ची सड़कों पर काफ़ी लंबा सफ़र तय किया लगता है आपने। नहीं, विक्रम बोला, कोई खास नहीं किया। जिधर से आप आ रहे वहाँ आज रात बड़ी भारी हंगामा हुआ है सर। विक्रम को अपना मुंह सूख गया सा महसूस हुआ। कैसा हंगामा? वही मिसेस जोहरी का चक्कर है और उस औरत को जानते हैं? नहीं, आप उसी तरफ से आ रहे हैं इसलिए मैंने समझा कि जानते होंगे, अटेंडेंट ने कहा। उसकी वजह से इस पूरे इलाके में बावेला मचा हुआ है। कैसा बावेला? विक्रम ने लापरवाही जताते हुए पूछा। इस इलाके की तमाम पुलिस उसे जोर शोर से ढूंढ रही है। क्यों? पिछली रात वह अपने घर से भाग गई थी, लेकिन आज रात वापस लौट आई। कम से कम पुलिस का तो यही ख्याल है कि वही थी और ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई आदमी भी था। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की खोपड़ी चाट कर उसे बेहोश कर दिया। उसी की हथकड़ियों से उसके हाथ जकड़े और मकान को आग लगाकर भाग गए। तुम्हें यह सब कैसे पता? विक्रम ने पूर्ववत ढंग से पूछा। रेडियो पर समाचारों में बताया गया था। अटेंडेंट मुस्कुराया। नहीं, फिर पुलिस के 3 आदमी यही बैठे थे। अटेंडेंट ऑफिस की ओर संकेत करके राजदाराना लहजे में बोला और उनमें इसी प्रकार की बातें हो रही थी। मेन हाईवे पर पुलिस जगह जगह वाहनों को रोककर तलाशी ले रही है और बारीकी से पूछताछ कर रही है। आज की रात वाकई हंगामा खेज गुजरेगी। तुमने बताया है उस औरत के साथ एक आदमी भी था। हाँ, पुलिस को लगभग पूरा यकीन कि उसका कोई साथी भी था। क्यों? सब इंस्पेक्टर पर इतनी जोर से प्रहार किया था कि उसका बच पाना मुश्किल ही है। उसकी खोपड़ी फट गई है और वह अभी भी बेहोश है। इतना तगड़ा वार कोई आदमी ही किसी पर कर सकता है। विक्रम को एकाएक भारी घुटन भी महसूस होने लगी। अपने चेहरे पर व्याप्त व्याकुलतापूर्वक भावों को छिपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और घुटन से छुटकारा पाने के लिए कार से बाहर आ गया। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। उसने किसी तटस्थ व्यक्ति की भांति प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, पुलिस अब बड़ी बेसब्री से उस एसआई की होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि वह बता सके कि असल में वहाँ हुआ क्या था। बताया जाता है कि मकान से गोलियां चलने की आवाज़ भी पड़ोसियों ने सुनी थी। अटेंडेंट ने कहा, फिर तनिक रुककर बोला, वे दोनों पकड़े जरूर जाएंगे। सभी मेन रोड्स पर पुलिस ने इतनी ज़बरदस्त नाकाबंदी की है कि वे बचकर नहीं जा सकेंगे। यह ठीक है कि आदमी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं है, लेकिन उस औरत का पूरा हुलिया उन्हें मालूम है। सुना है वह औरत लाखों में एक है। आपने कभी देखा था उसे? नहीं, ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी। अजीब बात है, आप उसी इलाके के रहने के वाले लगते हैं, फिर भी आपने उसी नहीं देखा। विक्रम बड़ी भारी असुविधा महसूस कर रहा था। वह वहाँ से फ़ौरन चला जाना चाहता था। मैं कारोबारी आदमी हूँ, वह बोला। अपने धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। वैसे भी औरतों में कोई खास दिलचस्पी मुझे नहीं है। टंकी भर चुकी थी। अटेंडेंट ने टंकी लॉक करके चाबी उसे दे दी। कितना हुआ? अटेंडेंट ने पंप के मीटर की रीडिंग पर निगाह डाली, फिर बोला, 485 रुपये। विक्रम ने अपने पर्स से निकालकर 100 रुपये के 5 नोट उसे दे दिए। अटेंडेंट ने नोट लेकर ऑफिस की ओर बढ़ा। विक्रम बताया 15 रुपये लिए बगैर वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर अटेंडेंट को शक हो सकता था, इसलिए मजबूरन उसे इंतजार करना पड़ा। पर्स हाथ में लिए खड़े विक्रम को उसके अंदर रखी चाबियाँ का कठोर स्पर्श अनुभव हो रहा था। 3 चाबियाँ, 60 लाख रुपये, 1 लाख रुपयों का इनाम, यानी सूजी की जिंदगी।
चाबियों के स्पर्श से उसे अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगता सा प्रतीत हुआ। वह सूजी को बचा सकता था। उसने अपेक्षाकृत निश्चितता अनुभव की, लेकिन साथ ही उसके दिमाग के एक कोने में यह विचार भी कुलबुला रहा था कि उसने एक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला करके उसकी खोपड़ी चटका दी थी, जो अस्पताल में बेहोश पड़ा मौत से लड़ रहा था और उसे जानता तो दूर रहा, उसकी शक्ल तक भी उसने कभी नहीं देखी थी। यह विचार उसे पुनः व्याकुल करने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने ढाबे की ओर देखा। करीब 36 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख, थकान और स्तुति के कारण उसकी हालत खस्ता थी। अपनी अंदर थोड़ी चुस्ती लाने के लिए वो कॉफ़ी की भी तीव्र आवश्यकता अनुभव कर रहा था। तभी ऑफिस में टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। शीशे के पार्टीशन से उसने मैनेजर टाइप आदमी को रिसीवर उठाकर बात करते देखा। आशंकित खड़े विक्रम को यूँ लगा मानो फ़ोन करता कोई पुलिस ऑफिसर था और मैनेजर से उसी के बारे में बातें करते हुए कह रहा था, हम जानते हैं वो पंप पर मौजूद है और हमसे बच नहीं सकेगा। उसकी भूख गायब हो गई। उसका जी चाहा कि फौरन वहाँ से भाग खड़ा हो गया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अटेंडेंट उसकी बकाया राशि लौटाने में जानबूझकर देर लगा रहा था। इस तरह उसे पुलिस आने तक वही उलझाने रखना चाहता था। तभी सड़क की दिशा में एक जीप पेट्रोल पंप की सीमा में दाखिल हुई और पंप के दूसरी ओर आ रुकी। विक्रम सिर के पांव तक कांप गया। वो पुलिस की जीप थी और उससे एक बावर्दी एसआई नीचे उतर रहा था। विक्रम ने धीरे से उसकी ओर से पीठ घुमा ली। एकाएक उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वह दम साधे प्रतीक्षा करने लगा। एसआई सर्विस रिवॉल्वर तान कर उसकी ओर लपक कर हुआ कहेगा, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। शामू एसआई ने हाँक लगाई। पेट्रोल डालो। अटेंडेंट शामू ऑफिस के केबिन के बाहर निकला। वह एसआई की ओर देखकर मुस्कुराया। आइए ठाकुर साहब, कहिए क्या हुक्म है। पेट्रोल डालो, एसआई बोला। अभी डालता हूँ कहकर शामू विक्रम से बोला, बैलेंस सर। विक्रम को उससे बकाया लेने के लिए उसकी ओर पलटना पड़ा। एसआई ने पहले और विक्रम को देखा, फिर कार की ओर देखने लगा। विक्रम की हालत पतली थी। समय को सामान्य बनाकर रखने के भरसक प्रयत्न में उस पर एक एक पल भारी गुजर रहा था। शामू जीप में पेट्रोल डालना आरंभ कर चुका था। एसआई बराबर उससे बातें कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कार पर जमी थी। कार पर जमी धूल से आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था कि कच्ची सड़कों पर उसने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी, कार की नंबर प्लेट जब से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन की नई प्रणाली आरंभ की थी। नंबर प्लेट से मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता था कि किस इलाके का वाहन है। एसआई का कार को और बड़ा देखकर विक्रम के पसीने छूटने लगे। उसके शरीर को मानो लकवा सा मार गया था। प्रकट में अनिश्चित था। खड़ा वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा था मानो तय नहीं कर पा रहा था कि वहाँ से सीधा चला जाए या कुछ देर ढाबे में रुककर। एसआई पूर्ववत शामू से बातें करता हुआ अब लापरवाही से खिड़कियों पर यूं निगाहें डाल रहा था मानो कार के अंदर देखना चाहता था। विक्रम ने थोड़ी राहत महसूस की और कार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उसे शक करने का मौका मिले। सिर्फ एक ऐंटीनी चुना बैग था जिसे देखकर यह पता पाना असंभव था कि वो उसका अपना नहीं है। सहसा उसे कुछ याद आया और अपनी धड़कन रुकती सी प्रतीत होने लगी, लेकिन वहाँ खड़ा सूखता रहने के अलावा इस बारे में कुछ वह नहीं कर सकता था। शैलजा ने कार में कपड़े बदले थे, लेकिन अपनी मैक्सी का उसने क्या किया था वो बैग में रख दी गई थी या बाहर सीट पर ही पड़ी थी, यह वह नहीं जानता था। और अपनी ही उस स्थिति में कार की पिछली सीट उसे नज़र नहीं आ रही थी। एसआई ने कार की बगल से गुजरकर एक बार विक्रम पर निगाह डाली और ऑफिस की ओर चला गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। विक्रम थके से कदमों से चलकर कार के पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने पीछे नज़र डाली। मैक्सी वहाँ नहीं थी। शैलजा ने उसे बैग में रख दिया था। विक्रम ने राहत की गहरी सांस ली। इंजन स्टार्ट करके उसने कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर पहुंचने के बाद भी उसे यूँ लग रहा मानो अटेंडेंट और एसआई की निगाहों में अभी भी उस पर लगी हुई है। कस्बे से गुजरकर मोड़ पर घूमने के बाद उसने
आगे पीछे निगाहें डाली, कोई अन्य वाहन आता दिखाई नहीं दिया। हेडलाइट्स की रोशनी से सिग्नल देखकर उसने ब्रेक लगा दिए। शैलजा जल्दी से पेड़ों के साए से निकलकर उसकी बगल में आ बैठी। विक्रम ने फौरन कार दौड़ाना आरंभ कर दी। स्पीडोमीटर की सुई लगातार आगे जा रही थी। कार और कस्बे के बीच फासला तेजी से बढ़ता जा रहा था। सलीमपुर अब करीब 100 मील रह गया था। वह पुलिस के घेरे से दूर होते जा रहे थे। जल्दी ही वे वापस मेन हाईवे पर पहुंचे। शैलजा सीट की पुश्त से पीठ सदाए बैठी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र या घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था। निशा सिंह मर चुकी थी। विक्रम सोच रहा था उसकी हत्या के अपराध में वह खुद ही भी फंस सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा चिंता उसे उस एसआई की थी जिसकी खोपड़ी पर उसने प्रहार किया था। वह बेहोश था और अगर मर गया तो उसकी मौत हत्या कही जाएगी। जिसके लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार था। पुलिस उसके हत्यारे की तलाश में कोई कामी बाकी नहीं छोड़ेगी। नतीजा होगा कि हत्यारा यानी वह ज़्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं सकेगा। इसी चिंता से उलझा विक्रम कार दौड़ाता रहा। वे सकुशल सलीमपुर पहुंच गए। उस वक्त 3:45 बजे थे और सड़कें लगभग खाली थी। विक्रम मेन रोड की बजाय पिछली सड़कों से होता हुआ अपने निवास स्थान की ओर कार ड्राइव कर रहा था। वह तय कर चुका था कि शैलजा को फ्लैट में छिपाने के बाद सबसे पहले इस कार से जान छुड़ाएगा। कितनी दूर और है? शैलजा ने बेरियत भरे लहजे में पूछा। बस आने ही वाला है, विक्रम ने जवाब दिया। क्यों? इस बेहुदा सफ़र ने बुरी तरह थका दिया है। ड्रिंक की तलब भी सता रही है। तुम्हारे फ्लैट में विस्की है ना? तुम डिस्टिलेशन प्लांट की पैदावार हो या सीधी शराब के ड्रम पे ही निकली थी? क्यों? तुम हर वक्त पीने का जो भूत सवार रहता है। मेरा वश चले तो हर विस्की के टब में लेटी रहूं। बको मत, विक्रम खिंचकर बोला। याद है मैंने क्या कहा था पीने के बारे में? ऐसी बातें मैं याद नहीं रखा करती। सिर्फ इतना याद है कि कल दोपहर बाद से शराब मैंने रखी तक नहीं है। बहस करना बेकार था। विक्रम खामोश हो गया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे फ्लैट में विस्की है? शैलजा ने पूछा। मिल जाएगी, वह झल्लाकर बोला। तभी अचानक उसे अलका भार्गव याद आ गई। परसों रात निशा सिंह के साथ रामनगर जाने से पहले रिवॉल्वर लेने के इरादे से वह यहाँ आया था। फ्लैट में लाइट जलती देखकर उसे नीचे से ही खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा था। फ्लैट में अलका उसी रोज़ लाइब्रेरी के बाहर किए गए अपने वादे के मुताबिक उसका इंतज़ार कर रही थी। दौलतमंद और पश्चिमी सभ्यता के रंग के गहरे रंगे माँ बाप की इकलौती बेटी अलका फ्री सेक्स में न सिर्फ विश्वास करती थी बल्कि इस पूरी तरह अमल भी करती थी। फोटोग्राफी के बेहद शौकीन अलका आजकल पंजे झाड़कर विक्रम के पीछे पड़ी हुई थी। विक्रम को उस जैसी लड़कियों से नफरत थी। वह अलका को साफ साफ बता चुका था कि उसके चक्कर में वह बेकार अपना वक्त जाया कर रही थी। खुद अलका भी जानती थी कि विक्रम उसका चक्कर में आने वाला नहीं था, लेकिन हार मानने की तैयार वह नहीं थी। विक्रम के साथ दिक्कत थी कि अलका के साथ सख्ती हुई सी पेश वह नहीं आ सकता था, क्योंकि अलका उसकी मकान मालकिन और उसे बेटे जैसा प्यार देने वाली मिसेज पराशर की रिश्तेदार थी। मिसेज पराशर एक भली और इज्जतदार महिला थी। अलका की कारगुजारियों के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चालू अलका उल्टे विक्रम पर तोहमत लगाकर उसे बदनाम कर सकती थी। कुल मिलाकर मुद्दा यह था कि अलका को जो मर्द पसंद आ जाता था उसे किसी न किसी तरह हासिल वह कर लेती थी। कुछ रोज़ उसके साथ ऐश करती थी और दिन भर जाने पर उसे छोड़कर प्ले गर्ल किसी नए शिकार को ढूंढने लगती थी। आदतन किसी मर्द को 5-7 बार से ज़्यादा इस्तेमाल वह नहीं करती थी, क्योंकि इन दिनों वह विक्रम को फंसाने में
फंसाने के चक्कर में थी, इसलिए उस जिद्दी और सिरफिरी लड़की का कोई भरोसा नहीं था। वह इस वक्त भी फ्लैट में हो सकती थी। अलका की चिंता ने विक्रम को एक नई परेशानी में डाल दिया। अब किस सोच में पड़ गए? शैलजा ने टोका। तुम्हारा इस शहर में कोई रिश्तेदार या परिचित है? उसने पूछा। नहीं, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि कोई खास बात नहीं है। विक्रम बोला। सुनो, अपने फ्लैट से पहले ही हम इस कार को छोड़ देंगे। एहतियातन हम दोनों का साथ देना जाना ठीक है, इसलिए तुम 5 मिनट बाद फ्लैट में पहुंचना। अगर तुम्हें रास्ते में कोई मिल जाए तो उसे इतना मौका मत देना कि वह ध्यान से तुम्हारा चेहरा देख सके। शैलजा ने अपना हैंडबैग से स्कार्फ निकालकर सिर पर इस ढंग से बांध लिया कि उसका चेहरा काफ़ी हद तक ढंग गया। अब ठीक है। हाँ, इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।